गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली डिस्कशन शुरू है हमारा अबाउट फ्रिक्शन। तो लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कशन किया था, क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में? तेजस, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेम फ्रिक्शन का ही रहेगा पार्ट, लेकिन फ्रिक्शन के पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ब्लॉक सिस्टम। मतलब ब्लॉक सिस्टम में हमने स्मूथ सरफेस के ऊपर उनकी मोशन कैसे होती है, इस रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए थे। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसके ऊपर हम एक ब्लॉक प्लेस करेंगे। ये ब्लॉक आ गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पे पहला वाला ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल एम। इसके ऊपर हमने और एक छोटा ब्लॉक प्लेस किया है, इसका मास है स्मॉल एम। तो इस तरह का एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको बोला जाता है कि मैंने ये नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर अगर यफ इतना फोर्स अप्लाई किया सो दैट ये मोशन में सेट हो रहा है, तो उस केस में ये ऊपर का ब्लॉक ये नीचे के ब्लॉक के साथ में मूव करेगा, या फिर यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, ये आगे निकल जाएगा और ये नीचे गिरेगा, क्या होगा? If friction is there, then it accelerates. एक्सलेंट, वेरी गुड। अगर वहां पे फ्रिक्शन है, अगर बोला है कि दोनों ब्लॉक के बिटवीन म्यू इतना फ्रिक्शन है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा, जब अपन इस ब्लॉक को आगे खींच रहे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं है, आपको बोला है कि म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है ये आगे चला जाएगा, ये इनर्शिया की वजह से यहीं पे रहेगा एंड बाद में जाके नीचे गिरेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि दो ब्लॉक के बिटवीन फ्रिक्शन प्रेजेंट है एंड वो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको दिया है म्यू। और उस केस में आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ। कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। मतलब दोनों ब्लॉक साथ में टुगेदर मूव करने चाहिए, तो उसके लिए जो अप्लाइड फोर्स है एफ, उसकी वैल्यू कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल टाइप के प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे, अगर छोटा ब्लॉक लेंगे ऊपर वाला जिसका मास स्मॉल एम है, तो उसके साथ क्या होगा, उसका वेट एक्ट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड जो नीचे वाला ब्लॉक है वो उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, वो बनेगा n। लेकिन यहाँ पे वर्टिकली इक्विलिब्रियम है तो n इक्वल्स टू बनेगा mg। एट द सेम टाइम हमें मालूम है कि इस ब्लॉक को खींचने के लिए जो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके मोशन को हेल्प करेगा, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट होगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, हर बार की तरह ये होता है म्यू इंटू एन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा म्यू इंटू एम इंटू जी। एट द सेम टाइम यहाँ पे जब अगर दोनों ब्लॉक मूव हो रहे हैं, हम ऐसे एज्यूम करेंगे, तो हमें मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमें कैलकुलेट करना है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बनेगा अप्लाइड फोर्स अपॉन नेट मास। तो यहाँ पे नेट मास कंसीडर करेंगे तो वो आएगा कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। क्लियर है यहाँ तक एफबीडी एंड सारे इक्वेशंस? यस नो? अब कंडीशन यस सर। क्या है, देखो यहाँ पे अगर ए इतने एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव हो रही है, तो कंडीशन ये बनेगी कि ये ऊपर के ब्लॉक को यहाँ पे जो फोर्स रहेगा एम ए, ये पीछे खींचने का ट्राई करेगा, ये इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ पे अगर ब्लॉक को, ऊपर वाली ब्लॉक को हमें मोशन में सेट करना है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एम ए चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में अगर ये फोर्स इससे इक्वल हो गया या फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया, तभी जाके क्या होगा, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक दिख रहा है ये मोशन में सेट होगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बन गया म्यू एम जी,
इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m इंटू ए की वैल्यू आपको दी है एफ अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब यहाँ पे स्मॉल एम कैंसिल करेंगे अगर हमें एफ एक साइड में चाहिए तो ये बनेगा म्यू जी इन ब्रैकेट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स यानी एफ। एंड यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी बन रही है तो उस केस में हम यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं, इससे ज्यादा एफ बढ़ नहीं सकता। तो ये एफ मैक्स इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन ब्रैकेट म्यू इंटू जी। मतलब ये हमें स्टैंडर्ड रिलेशन मिल गया। अगर इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों ब्लॉक जो है वो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली टुगेदर मूव करेंगे। क्लियर? अब इसका एग्जांपल सॉल्व करना है आपको। सिमिलर कंडीशन दी है, आपको बोला है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक प्लेस किया गया है, पहला ब्लॉक जिसका मास है 20 kg, उसके ऊपर और एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, और यहाँ पे दोनों ब्लॉक के बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो अगर इसको मोशन में सेट करना है तो ये अप्लाइड फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसके बियॉन्ड वैल्यू बढ़ गई तो ये दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली मूव नहीं करेंगे। 2 मिनट सुर में क्या बोल रहा हूँ, इस फोर्स को अपन मैक्सिमम फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ये एफ मैक्स से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लॉक एंड ये ब्लॉक मूव तो करेंगे लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली मूव नहीं करेंगे। बराबर है कि ये? एंड ऐसा क्यों होगा, कुछ आइडिया आ रही है इसकी? देखो सिंपल कंडीशन है कि दोनों ब्लॉक के बिटवीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू आती है म्यू इंटू एन। अगर ये एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 इंटू 50, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन। यानी हमें मालूम हो गया कि ये दोनों ब्लॉक के बिटवीन का जो फोर्स है जो 5 kg के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो 20 न्यूटन के बियॉन्ड इंक्रीज नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, देखो फोर्स बढ़ गया इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन एफ बाई एम होता है, दोनों का मास तो सेम है, लेकिन अगर फोर्स बढ़ गया तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन इसका फोर्स बढ़ने की कोई चांस ही नहीं है, एक बार ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई इसके बियॉन्ड ये बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए ये एफ मैक्स की वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा फोर्स अगर इम्पार्ट करेंगे तो दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली मूव नहीं करते। अब ये कैसे, ये आगे डिस्कशन में आने वाला है, बस यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट था इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ये एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी सो दैट दोनों ब्लॉक विल मूव टुगेदर। कितनी होगी? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। अभी अभी रिलेशन डिराइव किया था उससे करो, या फिर पूरी प्रोसेस फॉलो करने के लिए जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट की फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है। ओके यस यस सर। अभी सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास आपको फिर से दिया है 20 kg, एंड इसके ऊपर और एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास अब दिया है 10 kg, और बोला है कि दोनों के बिटवीन का जो फ्रिक्शन है वो है 0.5। और इस पर्टिकुलर केस में ये जो सरफेस है वो आपको फ्रिक्शनलेस बोला है। अब ये क्या बात हो गई, फ्रिक्शनलेस भी लिखा म्यू भी लिख दिया, ऐसे कैसे? सर क्योंकि ब्लॉक के बीच में। फ्रिक्शन दो ब्लॉक के बिटवीन है, इन दोनों के बिटवीन फ्रिक्शन है, लेकिन ये सरफेस जो है ब्लॉक एंड सरफेस इनके बिटवीन फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये फ्रिक्शनलेस है। ओके यस यस अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स मैक्सिमम फोर्स एज वेल एज एक्सेलरेशन। देखो कर सकते फाइंड, पाई आ रहा सर एक्सेल।
एक्सेलरेशन 5 आ रहा है, एक्सेलरेशन बोथ ब्लॉक का चाहिए, दोनों ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। क्योंकि वो साथ में अगर मूव कर रहे हैं तो उनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ओके, तो देखो पहले एफ मैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें दोनों मासेस की एडिशन 30 इंटू क्या है म्यू जी कॉस नहीं, सिर्फ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू म्यू जी। अब दोनों की एडिशन आ रही है 30, 0.5 इंटू 10 मतलब 5, 30 इंटू 5, तो फोर्स मैक्सिमम कितना आ गया 150 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन नेट मास कितना है 30, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आपको अगर बोला है कि इंडिविजुअली इनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, ऊपर का जो ब्लॉक है जैसे ये ए है ये बी है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन फॉर द ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे फ्रिक्शनल फोर्स लेना पड़ेगा या अप्लाइड फोर्स लेना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स तो अप्लाई सिर्फ नीचे के ब्लॉक के ऊपर किया जा रहा है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ऊपर का जो ब्लॉक है 10 kg वाला, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते टाइम मुझे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लेना पड़ेगा या अप्लाइड फोर्स लेना पड़ेगा? अप्लाइड फोर्स। हाँ, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। देखो अप्लाइड फोर्स का एंड ऊपर के ब्लॉक का कुछ भी रिलेशन नहीं है, उसको आगे कौन खींच रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा है। क्लियर है ना? यानी कि अगर मुझे ऊपर के ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं पहले फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, जो बनेगा म्यू इंटू एन। म्यू दिया है आपको 0.5 इंटू 100 मतलब कितना बनेगा ये 50, तो एक्सेलरेशन बनेगा 50 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बोथ केसेस में कैसे एक्सेलरेशन, सिस्टम का ले लो इंडिविजुअल ब्लॉक का ले लो, इट विल रिमेन्स सेम। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तक ये सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये एक्सेलरेशन जब तक 5 से कम है, क्योंकि ऊपर के एग्जांपल में 5 आया था, तो ये एक्सेलरेशन जब तक 5 से लेस है तो उसी केस में बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। उसी केस में दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन इस 5 के बियॉन्ड बढ़ गया, अब ये कब बढ़ेगा, जब ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? मतलब ऊपर की सिचुएशन है और उसमें मैंने अप्लाइड फोर्स कर दिया 200 न्यूटन, तो अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन है सेम। क्या होगा, देखो ऊपर का जो ब्लॉक है इसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, यानी जब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी चाहिए तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन उसका मास पुट करूंगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, कितना आता है 50, तो ये बनेगा 50 अपॉन उसका मास कितना है 10, तो ये फिर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, इसलिए हमने इसको ए मैक्स बोला है। समझ रहे हैं ना कंडीशन, ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू 5 के बियॉन्ड बढ़ नहीं सकती, उसके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? यस नो? यस सर। ओके, अभी जो नीचे का ब्लॉक है उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अब नीचे की ब्लॉक की कंडीशन क्या बनेगी, देखो उसको खींचने के लिए हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है एफ, जिसको मैंने 200 न्यूटन बोला है। सरफेस तो फ्रिक्शनलेस बोला था, उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ऊपर का जो ब्लॉक है उसका फ्रिक्शनल फोर्स ये नीचे वाले ब्लॉक के लिए कहाँ पे एक्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड?
देखो यहाँ पे देखो फिर से, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए मतलब ऊपर के ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो नीचे की ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा या पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होगा, कौन सा करेक्ट है? पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होगा ना, समझ रहे हैं ना? Yes. क्योंकि इसकी मोशन को ऊपर का ब्लॉक हेल्प नहीं करेगा, अपोज करेगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट करो। समझ में आ गया? नहीं? यस नो? ठीक है, नहीं रिप्लाई कर रहे तो क्या समझू मैं? ओके, छोड़ दो। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमने जो कैलकुलेट किया था उतना सिमिलर ही रहेगा, तो ये बनेगा 50 न्यूटन। तो अब नीचे का जो ब्लॉक था उसकी कंडीशन ये हो गई कि ये 200 न्यूटन आगे खींच रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींच रहा है। अब चाहिए उसका एक्सेलरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 200 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। कळते है कि नहीं कळते? कुछ तो रिप्लाई दो, अदरवाइज मैं मेरा कंटिन्यू करूँ क्या? करते हैं ना? यस, ओके, Yes. ठीक। चलो, तो डिवाइड बाय मास, इसका मास आपको कितना दिया था? S20। तो ये बनेगा 150/20, 0 गेट कैंसल, एक्सेलरेशन आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, नीचे का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्यों हो गया? ऐसे कैसे हो गया? फोर्स बड़ा है सर, फोर्स एम बढ़ा बड़ा था। है सर। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि नीचे का ब्लॉक आगे आगे जाएगा, ये ऊपर का ब्लॉक जो यहाँ पे था थोड़ी देर बाद पीछे 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 यहाँ तक एंड तक ट्रैवल करेगा, बाद में नीचे भी गिर जाएगा, लेकिन वो कंडीशन हम कंसिडर नहीं कर रहे। मतलब इस केस में दोनों ब्लॉक जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव हो रहे हैं, सेपरेटली मूव हो रहे हैं। पता लगा? यानी कि अप्लाइड फोर्स अगर लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स है तो इसका मतलब उस केस में बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? एक साथ मूव करेंगे। लेकिन अप्लाइड फोर्स अगर इस मैक्सिमम फोर्स जो हमने स्टार्ट में कैलकुलेट किया था उससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ मूव नहीं करेंगे, दे विल मूव सेपरेटली। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हो गया क्लियर? चलो, उसका और एक क्वेश्चन करते हैं। फिर से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस भी दिया है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया है 40 kg का, इसके ऊपर और एक ब्लॉक प्लेस किया है 20 kg का। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब अभी की कंडीशन में आपको बोला है कि फ्रिक्शन लेस नहीं है सरफेस, इसका फ्रिक्शन है 0.2 कोएफिशिएंट, एंड इन दोनों के बिटवीन का फ्रिक्शन है वो आपको दिया है 0.6। तो पहले के एग्जांपल में एंड ये एग्जांपल में एक बेसिक चेंज आ गया, कौन सा? कि जो सरफेस फ्रिक्शन लेस था अब वहां पे फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सरफेस एंड ये ब्लॉक, इन दोनों के बिटवीन का फ्रिक्शनल फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो अब अगर ये दोनों ब्लॉक के बिटवीन के फ्रिक्शनल फोर्स को मैं F1 बोल रहा हूं एंड इसके बिटवीन के फ्रिक्शनल फोर्स को मैं F2 बोल रहा हूं, तो उस केस में होगा क्या? देखो, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने ड्रॉ किया था, ये नीचे का ब्लॉक है, इसको खींचने के लिए अगर मैंने F इतना फोर्स अप्लाई किया तो इन दोनों के बिटवीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसको हमने F2 बोला है, ये पीछे की तरफ एक्ट होगा। यस नो? यस सर। और ये F2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? म्यू इंटू एन करना पड़ेगा। अब अगर ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, इसका मतलब दोनों के मासेस की जो एडिशन होगी वो डाउनवर्ड एक्ट होगी। मतलब इसको दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। देखो,
एक तो 40 + 20 टोटल वेट 60 kg यानी 600 डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो उसकी रिएक्शन भी कितनी मिलेगी, 600 न्यूटन मिलेगी। ऐसे डायरेक्ट एज्यूम करो। नहीं समझ रहा है तो हमें मालूम है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक था वो क्या करेगा, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर N1 इतनी रिएक्शन देगा और ये N1 जो है इक्वल टू रहेगी mg। अब जो नीचे वाला ब्लॉक है वो फिर से यहाँ पे डाउनवर्ड mg एक्ट होगा, उसी की डायरेक्शन में N1 रहेगा एंड इन दोनों को बैलेंस करने के लिए N2 आएगा। तो यहाँ पे N2 इक्वल्स टू बनेगा N1 + mg, बट ऊपर ही हमने लिखा था N1 इक्वल्स टू mg है, तो यहाँ पे N2 इज इक्वल्स टू हमें क्या करना पड़ेगा, ये mg + mg इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी N2 कैलकुलेट करने के लिए हम g कॉमन लेके ब्रैकेट में दोनों मासेस को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है दोनों मेथड? ये स्टेप बाय स्टेप एक एक ब्लॉक को कंसीडर करके मैंने इन शॉर्ट बोली है। या फिर हमें मालूम है कि दोनों के वेट डाउनवर्ड ही एक्ट होने वाले हैं, इसलिए 40 + 20 60 kg की वेट यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट होगा और उसकी रिएक्शन भी इक्वल मिलेगी, तो n इक्वल्स टू हम 600 लिख सकते हैं। तो n इक्वल्स टू अगर 600 कंसिडर किया तो ये F2 इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये दोनों के बिटवीन का म्यू 0.2 है, 0.2 इंटू 600 हाउ मच, 120। 120 न्यूटन। तो ये F2 की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसके ऊपर जो दूसरा ब्लॉक हमने प्लेस किया है, इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, इसका फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के डायरेक्शन में एक्ट होगा, यस नो? एंड ये नीचे वाले ब्लॉक के लिए वही क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आती है क्या? क्लियर है कि ये डायग्राम? अब इससे फिर से F1 अगर कैलकुलेट करना है तो F1 को अपन क्या करेंगे, म्यू इंटू n करेंगे। अब n लेते टाइम सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक की लेनी पड़ेगी, मतलब 200, म्यू है 0.6, तो ये बनेगा 200 इंटू 0.6, तो ये अगेन आ रहा है 120 न्यूटन। हर बार इक्वल नहीं होंगे, इस बार वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो F1 भी 120 आ गया, F2 भी 120 आ गया। तो F1 एंड F2 कैसे कैलकुलेट किए हैं, हो रहा है क्लियर सबको? रेगुलर प्रोसेस थी, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में हमें अगर बोला जा रहा है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा या फिर फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के कोई दूसरा फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा, उस ऊपर वाले ब्लॉक को हमने क्या बोला था, ए बी बोला था। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी बनेगा F1/m। अगर F1 120 है एंड उसका मास 20 kg है, तो ये कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यानी कि ये एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो दोनों ब्लॉक जो है दे विल मूव टुगेदर। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ गई तो उसका मतलब दोनों ब्लॉक को एक दूसरे के सेपरेट मूव करना पड़ेगा, मतलब वो सेपरेटली मूव करेंगे। अब नीचे की ब्लॉक की अगर कंडीशन देखेंगे तो उसमें होता क्या है, देखो कि ये ब्लॉक है, सिर्फ एक ब्लॉक बचा है। अब इसके ऊपर वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है, तो हमें खींचने के लिए, पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे F। यहाँ पे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि ये मूव करेगा विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो टुगेदर मूव कर रहे हैं, ये कंडीशन हमने एज्यूम की तो, एंड पीछे खींचने वाला फोर्स यहाँ पे हमने एज्यूम किया था F2, और F2 कितना है, 120 है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से क्या हम F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस नो? सर एक्सेलरेशन 6 है ना?
हाँ एक्सेलरेशन 6 है, यस। क्या होगा, एक्सेलरेशन एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो ये बनेगा F माइनस 120 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब यहाँ पे मास लेते टाइम दोनों ब्लॉक का लेना पड़ेगा या सिर्फ 40 का लेना पड़ेगा? 40 के ऊपर 20 है तो उसको अपन कंसीडर किए बिना छोड़ ही नहीं सकते, मतलब दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास हमें लेना पड़ेगा 40 + 20 यानी 60, एक्सेलरेशन है 6, तो F इक्वल्स टू कितना बनेगा 480 न्यूटन। यस नो? यस सर। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स 0 से बड़ा है लेकिन 120 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, नो मोशन इज देयर। हे काय लिहिलं मी, कळतं का कशासाठी लिहिलं? हो सर. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स 120 है, तो जब तक अप्लाइड फोर्स 120 को एक्सीड नहीं करता है तब तक कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स जो है 120 के एफ मैक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे कितनी है 480 न्यूटन। अगर ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 120 से बड़ी है एंड 480 से लेस है तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, टुगेदर मूव करेंगे। लेकिन अप्लाइड फोर्स अगर 480 से बड़ा हो गया तो उस केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक मूव करेंगे लेकिन सेपरेटली मूव करेंगे। तो ये मिल गई आपको कंडीशन। तो ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो साइमल्टेनियस मतलब इंडिपेंडेंट मूव करेंगे, टुगेदर मूव करेंगे या मूव नहीं करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको सिंपली यही कंडीशन उस केस में पुट करनी है। ठीक है, बस यहाँ पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होती है। ओके, सो फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट था वो हमने यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशन में विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल ये डिस्कस किया। आई थिंक आज का 24 या 25 नंबर का लेक्चर होगा लॉज ऑफ मोशन, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। अब बेसिक पार्ट हो गया, अब हम डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट के एप्लीकेशन में इसको अप्लाई करेंगे। मतलब लॉज ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस हम स्टडी करने वाले, कुछ इसी टॉपिक के हैं, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स में जब आएंगे रिस्पेक्टिव तब देखेंगे। तो अभी सर्कुलर मोशन का पार्ट जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको लॉज ऑफ मोशन में जो कंसेप्ट दिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन याद है सबको? हुआ था क्या सर्कुलर मोशन? नहीं याद? सर्कुलर मोशन मतलब क्या था, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस तरह से सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर अगर बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसको बोला जाता है एज ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हो गई सर्कल की रेडियस। अब यहाँ पे कुछ काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट होती है जिनका टॉपिक में तो यूज नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो वेरियस रिलेशन थे लेकिन बेसिक रिलेशन एस इक्वल्स टू आर थीटा। देन एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, या फिर ओमेगा कैलकुलेट करेंगे अपन 2π/t, या फिर ओमेगा का और एक फॉर्मूला दैट इज 2πn। उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा, एंड ये अल्फा इक्वल्स टू था d⍵/dt, या फिर a इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। ये सारी केसेस हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जिनको याद नहीं है मुझे मैसेज करो, आई विल सेंड यू द लेक्चर फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, बाकी लोगों को तो याद है ना, हुआ था ये सब? तेजस? Yes. यस सर। ओके,
उसके बाद में हमने रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी देखा था। और ये रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या था? ऐसा एक्सेलरेशन जो अलोंग द रेडियस एक्ट होता है, टुवर्ड द सेंटर एक्ट होता है, जिसके लिए हमने फॉर्मूले यूज किए थे v स्क्वायर बाय आर, r इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड v इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशंस थे। एंड उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हमें डिस्कस करने थे फोर्सेस। तो सर्कुलर मोशन में हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था एक फोर्स, दैट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या था? द फोर्स which acts along radius and towards center. ठीक है, और इसका नोटेशन था F। इसके फॉर्मूले एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम इंटू वी इंटू ओमेगा। ये यूनिट क्या था फोर्स का? न्यूटन। डायमेंशंस फॉर फोर्स स्केलर या वेक्टर है, एंड डायरेक्शन कहाँ पे होती है वेक्टर की? ऑलवेज along radius and towards center। एंड इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने वाला और एक फोर्स हमने वहां पे देखा था, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? अवे फ्रॉम सेंटर, एंड ये एक्ट होता है along रेडियस। अगेन उसके फॉर्मूले, यूनिट, बाकी सारी जो कंडीशन होती है इट विल रिमेन्स सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो आज की एसबीटी में सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम वो सर्कुलर मोशन के, ये डायनेमिक्स के पार्ट के ऊपर रहेंगे। तो ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का पार्ट हो गया। उसके बाद में हमने और एक कंसेप्ट वहां पे देखी थी, दैट वाज अबाउट मोशन ऑफ ए कार और व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड, जिसको हमने बैंकिंग ऑफ रोड भी बोला था, याद है? हुआ था क्या बैंकिंग ऑफ रोड का पार्ट? जिसमें हमने फर्स्ट कंडीशन कंसीडर की थी कि अगर रोड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, तो उस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि कंडीशन क्या बनती है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब तब मैंने जब पढ़ाया था तब मैं बोल रहा था कि ये फ्रिक्शनल फोर्स आता कैसे है, जस्ट एज्यूम करो। अभी आपको क्लियर होगा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स आया कहाँ से। यस नो? तेजस आ रहा है कि नहीं याद? ये हुआ था क्या? यस हुआ था। ओके, तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो v इक्वल्स टू बन गया स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू ये r इंटू जी। ये मैक्सिमम स्पीड थी अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, लेकिन ये स्पीड सफिशिएंट नहीं थी। इसके स्पीड के बियॉन्ड अगर व्हीकल रोड क्रॉस कर रही है तो उस केस में वो ओवरटर्न होती थी, टॉपल होती थी, पलटी होती थी। तब भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, जब ये कार पलटी होगी तो कौन से व्हील्स रोड के साथ का कॉन्टैक्ट पहले लीव करेंगे? इनर, आउटर, रियर, फ्रंट? इनर। इनर। इनर व्हील कंफर्म? यस सर। यस, इनर व्हील क्या करेंगे? पहले कांटेक्ट छोड़ देंगे रोड का और फिर कार जो है वो टॉपल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में हमने इसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आ गए थे, जिसको हमने बोला था रोड की बैंकिंग करना।
बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। अब क्या था बैंकिंग ऑफ रोड मतलब? सिंपली अपन जो हॉरिजॉन्टल रोड होता है उसकी आउटर एज जो है विथ रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस इंक्लाइन कर देते थे। ये इंक्लिनेशन सपोज एच है, थीटा इतनी इंक्लिनेशन से, और इस प्रोसेस को हमने बोला था एज ए बैंकिंग ऑफ रोड। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? प्रोसेस टू रेज outer edge of road over its inner edge। एक प्रोसेस है जिसमें हमने आउटर एज ऑफ द रोड को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया है, रेज किया है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एज ए बैंकिंग ऑफ रोड। तो इस बैंकिंग के करने से वहां पे क्या होता है कि बेसिकली जो व्हीकल है उसका जो वेट होगा mg, एक कंपोनेंट इधर जाता है mg cos ऑफ थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट इधर आता है mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जाती है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये बनेगा n cos थीटा, तो ये बनेगा इधर n sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हम जो है बेसिकली टिल्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और उसी की डायरेक्शन में वेट का भी कंपोनेंट एक्ट होता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे फुलफिल होती है, एंड उस केस में जो हमें स्पीड लिमिट मिलती है वो कितनी है? v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इक्वेशन बनता है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक रोड, ये हो गई बैंकिंग ऑफ रोड, सॉरी एंगल ऑफ बैंकिंग। एंड ये प्रोसेस कब एप्लीकेबल? ये फॉर्मूला जब वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, रोड अगर स्मूथ रखेंगे तो। लेकिन अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं है तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, कितने लोगों को याद है? नो वन? आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन ऑफ थीटा। ऐसा ना करूँ, नहीं तो कुछ उपयोग नहीं होगा फिर इतनी एफर्ट्स लेके। इसके लिए सबसे स्टार्ट से रेगुलर रोज रिवीजन करनी नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो ये कब? अगर रोड के बिटवीन, रोड और टायर के सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अगर जीरो नहीं है तो। एंड इस केस में जो है हमें बैंकिंग भी कंसीडर की है प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, ये भी कंडीशन हमने एज्यूम की थी। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में अपन बैंकिंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में सेम कंसेप्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है मौत का कुआं, डेथ ऑफ वेल, वेल ऑफ डेथ या फिर डेथ वेल। देखा है ना, मौत, मौत का कुआं, डेथ वेल। उसमें क्या होता है, ऐसी वेल होती है और उसमें इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर जो राइडर है वो क्या करते हैं, अपनी बाइक है या फिर कार है इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन हमने जो पढ़ा है वही रीजन है कि जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम कंसीडर करेंगे कि ये बाइक अगर यहाँ पे है, तो बाइक अगर यहाँ पे है तो इस इंस्टेंट पे ये बाइक का जो वेट होगा इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। इज दैट क्लियर? क्योंकि वेट का रूल ही है कि उसको हमेशा से कहाँ पे एक्ट होना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहा है ये? यस नो? Yes, sir. ऑडियो क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अब मुझे बोलो यहाँ पे सरफेस के एंड ये व्हीकल के बिटवीन का फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कहाँ पे एक्ट होगा? उसके लिए हम देखेंगे कि बाइक को अगर यहाँ पे आके रोक दिया
तो उसका वेट उसको नीचे लेके जाएगा डाउनवर्ड, और वो नहीं जानी चाहिए, इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए वो व्हीकल है, कार है, जो कुछ भी है वो जाके नीचे नहीं गिरती है। तो यह बना इक्वल्स टू mg। ओके, एंड ये सरफेस क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन ही यहाँ पे सर्कुलर मोशन को जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको प्रोवाइड करेगा। यानी ये n इज इक्वल्स टू बन गया mv² अपॉन r। दोनों इक्वेशन क्लियर है सबको? यस नो? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये f बाय n इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो f बाय n इज इक्वल्स टू बनेगा ये mg अपॉन m इंटू v² बाय r। ये m कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा rg बाय v²। बट f का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज गिवन बाय म्यू इंटू n, और ये n है, इक्वल्स टू आ गया rg बाय v²। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू आता है रूट ऑफ rg बाय म्यू। ये हो गई मिनिमम वेलोसिटी। इससे अगर थोड़ी भी वेलोसिटी कम होती है तो उस केस में जो व्हीकल है वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसका सर्कुलर टर्न कंप्लीट नहीं होगा और वो वेल में नीचे जाके गिर जाएगी। क्लियर है फिर डेथ वेल कैसे वर्क करती है? यस सर। चलो, तो सर्कुलर मोशन का और एक एप्लीकेशन जो शायद से हमने नहीं देखा था, पेंडुलम नहीं देखा था ना? देखा था। पेंडुलम भी देखा था, ओके। तो अगर पेंडुलम की कंडीशन देखेंगे कि सपोज एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट को हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है, और आपको बोला है कि ये स्ट्रिंग को यहाँ पे एक छोटा सा बॉब है ना, नेग्लिजिबल मास वाला, वो कनेक्टेड है, और वो क्या कर रहा है, इस पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड केस जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जहाँ पे उसने थीटा इतना एंगल बनाया है वर्टिकल के साथ में, तो इस पोजीशन पे उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोनिकल पेंडुलम की लीनियर वेलोसिटी देन एंगुलर वेलोसिटी जो है उनके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम है यहाँ पे क्या होगा, इनका जो वेट रहेगा बॉब का, दैट इज mg, इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रिंग रहेगी उसमें टेंशन डेवलप होगा T, वो एक्ट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, जैसे सारे एग्जांपल्स में हुआ था। अब अगर ये एंगल थीटा है, मैं वर्टिकल ड्रॉ करूंगा तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट होता है, क्या होता है थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट? टी कॉस थीटा, एंड यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा टी साइन थीटा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो टी कॉस थीटा है वो बॉब के वेट को बैलेंस कर रहा है, मतलब इट इज बैलेंस्ड बाय mg। एंड जो दूसरा कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mv² अपॉन r। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर रीअरेंज करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा टेन थीटा। ये समझता का स्टेप बाय स्टेप लिखूं? ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देते, तो ये बनेगा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r डिवाइडेड बाय टी कॉस ऑफ थीटा अपॉन mg। तो यहाँ पे टी यम कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा, एंड ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा v² बाय rg। यानी इस बॉब की जो वेलोसिटी है कोनिकल पेंडुलम में, वो हमें यहाँ पे मिलेगी v इक्वल्स टू रूट ऑफ rg tan ऑफ थीटा। ठीक है ना, ये कोनिकल पेंडुलम की केस है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये जो बॉब है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन मिल गया।
उसी तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। v इक्वल्स टू होता है r इंटू ओमेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r इंटू ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। बट अगर डायग्राम से हम टैन थीटा को रिप्लेस करेंगे तो टैन थीटा, ये अगर थीटा है, ये सर्कल की रेडियस हो गई r, एंड ये यहाँ पे कोन की या फिर इस, हाँ ये कोन जो डिस्क्राइब होगा उसकी हाइट हो गई h। तो टैन थीटा बनेगा r बाय एच। अगर यहाँ पे पुट करेंगे टैन थीटा की वैल्यू r बाय एच, तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है r ओमेगा इक्वल्स टू रूट में आर जी इंटू आर बाय एच। अब यहाँ पे r इंटू आर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो r ओमेगा इक्वल्स टू बनेगा आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन एच। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये r ओमेगा इक्वल्स टू हो गया r इंटू रूट ऑफ जी बाय एच। आर कैंसिल, ऑडियो नहीं आ रहा है? यस सर। कब से नहीं आ रहा था? कब से नहीं आ रहा था ऑडियो? सर आर कट कर दे तब से। अब आ रहा है? यस यस कब से नहीं आ रहा था, फिर से बोलो। सर, वो लास्ट आर जब कैंसिल कर दिए थे ना तब से। एक मिनट, हाँ आर कैंसिल कर दिए, हाँ तो ओमेगा इक्वल्स टू बना रूट ऑफ जी एच। ठीक है, तो इसको एक बार स्टार्ट से देख लो। डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशंस, उनका सिंप्लीफिकेशन। है क्लियर? अब ये ओमेगा के ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिक टाइम, या फिर v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा है, इसके ऊपर से हमें पीरियोडिक टाइम चाहिए। तो हमें मालूम है v मतलब वेलोसिटी होती है, तो सर्कुलर पाथ में सरकमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन टाइम t। तो ये v को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बाय 2 पाई आर बाय टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में ये r इंटू जी एज इट इज रहेगा। टैन थीटा को हम लिखते हैं एज ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये 2 पाई आर अपॉन टी को अपन चेंज नहीं कर रहे, वो सेम रहेगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू, अब डायग्राम में से मैं इस साइन थीटा को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। अगर डायग्राम में ये साइन थीटा अगर डिफाइन करेंगे, ये स्ट्रिंग की लेंथ बनेगी यल, तो क्या होगा साइन थीटा आर अपॉन एल होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल है, इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा आर अपॉन एल इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, जो है वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, बस ये 2 पाई आर बाई टी सेम, बस ये आर 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 स्क्वायर बनेगा तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी रूट में सारी टर्म सेम रहेगी जी अपॉन एल कॉस ऑफ थीटा। ये आर आर यहाँ पे कैंसिल करेंगे, हमें टाइम चाहिए था, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा टी अपॉन 2 पाई, एंड ये इधर की टर्म बनेगी एल कॉस ऑफ थीटा बाय जी। और हमें पीरियोडिक टाइम चाहिए टी, तो टी इज इक्वल्स टू बन गया फिर फाइनली
2 पाई रूट ऑफ L cos ऑफ थीटा बाई G, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। जो कोनिकल पेंडुलम हम देख रहे थे उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस, सॉरी फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस, फोर्स के एप्लीकेशंस टू द सर्कुलर मोशन। ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। पहले का पार्ट भी थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो, आज तो मैंने पूरा डिटेल में फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। आज की जो एसबीटी आने वाली है वो बेस्ड ऑन ये जो सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स का पार्ट हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, पूरी की पूरी नहीं, फ्रिक्शन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो है ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। सो थोड़ा सा उसके एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं। तो अभी जो है फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको 160 तक के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बोला था, होप सो सब लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो आज को क्या करना है आपको, फिर से 162 के आगे एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपको टिल 170, एंड उसके बाद में डायरेक्ट 173 तक एग्जांपल सॉल्व करो। फ्रिक्शन सूडो फोर्स की कंसेप्ट भी हो गई है, तो 173 तक के एग्जांपल जो है वो अटेम्प्ट करके रखो। 100 के बाद में जितने एग्जांपल्स आ रहे हैं उसके डाउट सेशन अपन लेने वाले, लेकिन सिंपल है, यू कैन डू इट एटलीस्ट उसमें से 30 से 40 एग्जांपल आप कर सकते हो। 20 to 30 में डाउट आएगा उसके लिए मैं हूँ, लेकिन पहले एक बार अटेम्प्ट करके रखो, ठीक है। और उसके बाद में जो है सर्कुलर मोशन के पार्ट के ऊपर है, तो 200 तक के एग्जांपल्स आपको करने हैं, एक दिन में मत करो। आज थर्सडे, उधर फ्राइडे, परसों सैटरडे, तो ये 3 दिन जो है आपको 15 एग्जाम्पल कंप्लीट करने, मतलब 160 पहले हो गए थे, अभी 15 रोज करेंगे, तो संडे तक आपके ये 200 सॉल्व एग्जाम्पल अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मंडे से अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे, साइमल्टेनियसली लॉज ऑफ मोशन के जो आपने अटेम्प्ट किए उसके डाउट सेशन भी हमें डिस्कस करने हैं। क्लियर? डाउट सेशन सेम कंडक्ट करेंगे हम, लेकिन टाइम दूसरा रहेगा। 4 to 5 में हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे फ्रॉम मंडे, बट उससे पहले एटलीस्ट अटेम्प्ट करके रखो, ठीक है ना। सिर्फ डाउट डिस्कस करने हैं तो वो अच्छे से होंगे, कम टाइम में होंगे, 1 by 1 सारे सॉल्व करना है तो इट विल कंज्यूम टू मच टाइम। प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन इफेक्टिव टाइम हम फिर जिसको रिक्वायर्ड है उसको नहीं दे पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल के लेक्चर में भी हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस बाकी है रिलेटेड टू फ्रिक्शन, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।